लिखिए क्वेश्चन, a helicopter weighs a helicopter weighs 3920 Newton. Weighs WEIGHS. A helicopter weighs 3920 Newton. Calculate the force acting on it. Calculate the force acting on it. A helicopter weighs 3920 Newton. Calculate the force acting on it if it is ascending up. If it is ascending up at a rate of 2 meters per second squared. If it is ascending up at a rate of 2 meters per second squared. Line change करके लिखें. What will be the force? What will be the force acting on it? What will be the force acting on it if it is ascending up? What will be the force acting on it if it is ascending up with constant speed of 4 meters per second? If it is ascending up with constant speed of 4 meters per second. अब मेरी इधर जरा एक जुमले पे फोकस करिएगा वर्ड से, जो भी आपको बताया जा रहा है। मैं आपको कोई 50-60 बार ये बात बता चुका हूँ, मैं आपको आज 100वीं बार आखिरी बार बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन उसी वक्त प्रोड्यूस होता है जब फोर्सेस बैलेंस नहीं होती, यानी कि फोर्सेस होती है अनबैलेंस। एक्सेलरेशन से उसी वक्त प्रोड्यूस होगा जब फोर्सेस अनबैलेंस होंगी। अनबैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब फोर्सेस अनबैलेंस होंगी। अगर हेलीकॉप्टर के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी मुस्तकिल तौर पर चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज। क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। हेलीकॉप्टर को हम क्या करते हैं? जमीन पर आने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऊपर जाने के लिए? जल्दी बोले। ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब जब हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ेगा, am I right? तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, is it or not? और जब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तभी उसमें एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं आपके पास आम ज़बान में कि आपके पास अगर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए इंजन उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जो अपर डायरेक्शन में, और एक हेलीकॉप्टर का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर ये दोनों फोर्सेस अनबैलेंस होंगी तभी जाके क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। अगर ये वाली फोर्स कम होगी और वेट की फोर्स ज्यादा होगी, ये कभी भी टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। Am I right? इसको टेक ऑफ करने के लिए या तो ये फोर्स इसके बिल्कुल बराबर हो या उससे ज्यादा हो। बराबर कब होगी? जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। बराबर कब होगी? बराबर कब होगी? क्योंकि फोर्सेस बैलेंस, एक्सेलरेशन जीरो। फोर्सेस अनबैलेंस, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। तो जब इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन कितना? 2 मीटर पर। हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए अपवर्ड फोर्स लाजमी तौर पे ज्यादा होगी और इसका वेट कम होगा, तभी उसमें जाकर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज। अब एक्सेलरेशन हर बार कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं और आप इतनी बात ये बात पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन सिर्फ उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है। बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा भाई, तभी तो
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब जैसे जैसे हेलीकॉप्टर कहां जा रहा है ऊपर, वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज, तभी क्या प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होता है जब फोर्सेस बैलेंस और अनबैलेंस, तो इसका मतलब ऊपर की फोर्स ज्यादा, नीचे की फोर्स, अगर नीचे की फोर्स ज्यादा होगी तो कभी भी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा होना पड़ेगा। Did you get this? तभी इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ है एक्सेलरेशन। और अगर फोर्सेस बैलेंस होंगी तो नहीं प्रोड्यूस क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं, एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब जितना उसका वेट होगा हेलीकॉप्टर भी उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगा। सेकंड पार्ट का आंसर बताएं। हेलीकॉप्टर का वेट देखें, हेलीकॉप्टर का वेट कितना है आखिरी में लाइन पढ़े, व्हाट विल बी द force acting on it if it is ascending up with constant speed। constant speed का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा जब फोर्सेस बैलेंस। हेलीकॉप्टर कहां जा रहा है नीचे क्या लग रहा है ऊपर लग रही इंजन की, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी बैलेंस। तो इसका मतलब जब ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर मूव करेगा तो जितना हेलीकॉप्टर का वेट होगा इंजन उतनी ही फोर्स सप्लाई करेगी। तो सेकंड पार्ट का आंसर तो मैंने अभी बता दिया खड़े खड़े आपको कितना 3920 न्यूटन। क्यों जितना हेलीकॉप्टर का वेट है, पहला जुमला पढ़ने क्या लिखा हुआ हेलीकॉप्टर वेट क्या लिखा हुआ 3920, तो इसका मतलब हेलीकॉप्टर का बोली जितना क्या होगा वेट वो उस पर अपर डायरेक्शन में उतनी फोर्स अप्लाई करेगा। अपर डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा कब होगी जब वेट कम होगा और ऊपर वाली फोर्स ज्यादा। वो ज्यादा कब होगी जब उसके अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होगी या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन जीरो, अनबैलेंस फोर्स के अंदर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। तो जब ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो लाजमी तौर पे अपवर्ड फोर्स इसके वेट से ज्यादा होगी, और जब इसके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फोर्सेस बैलेंस होंगी, और जितना हेलीकॉप्टर का वेट होगा बोले आपको ऊपर जाने के लिए फोर्स भी उतनी ही अप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिए डेटा, सबसे पहले पार्ट के अंदर आपके पास दिया हुआ इन्होंने हेलीकॉप्टर का वेट, और हेलीकॉप्टर का वेट दिया हुआ इन्होंने 3920। हेलीकॉप्टर में कौन था हेलीकॉप्टर का वेट दिया हुआ आपको 3920 न्यूटन, ठीक है। हाँ भाई हेलीकॉप्टर तो आपके पास हेलीकॉप्टर का वेट है 3920 न्यूटन। अगर हमें वेट पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं मास, और क्या निकालें W is equals to mg, m is equals to W upon g। 3920 divided by 9.8, मास कितना आया 400 kg। मुझे वेट दिया हुआ था 3920, मैंने मास निकाला m is equals to W upon g। 3920 को मैं 9.8 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 400 kg। इसके साथ मुझे इसमें एक्सेलरेशन दी गई, और एक्सेलरेशन मुझे दी गई इन्होंने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रिक्वायरमेंट में मुझे निकालनी है फोर्स। सेकंड पार्ट को छोड़ दें, अभी से फर्स्ट पार्ट को ट्राई करें। रिक्वायरमेंट में मैंने लिख दी मुझे मालूम करनी है क्या फोर्स, तो मैंने लिखा रिक्वायरमेंट मुझे फोर्स चाहिए। अब मैंने आपके पास सॉल्यूशन में एक छोटी सी डायग्राम दी। जब हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है तो वो खुद नहीं जाता, उसे ऊपर खुद कोई ना कोई फोर्स लेकर जाती है, और वो फोर्स हमने नाम दे दिया F। तो इंजन की फोर्स एक्ट कर रही है इन द अपर डायरेक्शन, जबकि वेट एक्ट कर रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो द फोर्स ऑफ इंजन इज एक्सर्टेड इन द अपर डायरेक्शन while its weight is exerted in the downward direction। तो फोर्स अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड। अब मुझे पता है हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है। कौन बड़ा कौन छोटा F बड़ा और वेट छोटा, तो लिखे सिंस हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग अप, अगर हेलीकॉप्टर असेंडिंग अप हो रहा है तो F इज ग्रेटर देन W, आपके पास फोर्स वेट से ज्यादा होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप निकालें इसकी नेट फोर्स, तो नेट फोर्स निकालने का जनरल फार्मूला होता है कौन सा हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स। अप्लाई करें तो मैंने इसकी नेट फोर्स निकाली, नेट फोर्स बराबर आई F माइनस W, क्योंकि हायर फोर्स है F और लोअर फोर्स क्या है W, तो नेट फोर्स बनी F माइनस W। डिड यू गेट दिस? क्या हमने सिस्टम से निकाली? आप इसको कंपेयर करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने लिखा बट नेट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ
मास एंड एक्सेलरेशन। हमें पता है कि नेट फोर्स बराबर है ma के। एक नेट फोर्स सिस्टम से निकाली, ऊपर जा रहा है तो फोर्स ज्यादा और वेट कम, तो नेट फोर्स क्या बनी F माइनस W। एक सिस्टम से निकालते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, तो वन F इज इक्वल्स टू ma। इक्वेट करें। अब हमने इनको इक्वेट किया, F माइनस W इज इक्वल्स टू ma। आपको F निकालना है, ये माइनस W वहां जाके क्या बना प्लस W। बिल्कुल परफेक्ट है। मास की जगह पे है 400, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई 2, वेट आपको दिया हुआ है 3920। 400 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 800 प्लस 3920, 800 और 3920 ऐड कर दें 4720 न्यूटन। ये आपको मिली इसकी फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय अ हेलीकॉप्टर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये वो फोर्स है जो हेलीकॉप्टर लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट if it is ascending up with constant speed of what 4 meter per second। constant speed को अंडरलाइन कर लें, constant speed को अंडरलाइन कर लें। अब सेकंड पार्ट में इस तरह लिख दें बी, पार्ट बी के अंदर काम हो रहा है तो इसकी फोर्स को नाम देते हैं F डैश और हमारे पास वेट हो गया W। सेकंड पार्ट की फोर्स को हमने नाम दे दिया F डैश और ये मालूम करना है और स्पीड दी हुई हमें 4 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट की फोर्स को हमने नाम दे दिया F डैश और F डैश हमें मालूम करना है और मैंने आपके पास की स्पीड लिख ली 4 मीटर पर सेकंड। हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है ऊपर, फिलहाल वैसे ही काम करें जैसे करते, कौन बड़ा कौन छोटा, F डैश बड़ा और वेट छोटा, तो लिखें यहाँ पे since F dash is greater than W। अब नेट फोर्स निकाल लें, नेट फोर्स बनती है हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स, तो ये बनी F dash माइनस W, क्योंकि नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स, F dash माइनस W। Is it derived from system? Yes, sir. Now we are required to compare it with Newton second law of motion। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि नेट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इक्वेट करें इनको, जब इक्वेट किया तो F डैश माइनस W इज इक्वल्स टू ma। F डैश माइनस W ma के बराबर आया। इक्वेट किया तो F डैश माइनस W ma के बराबर आया। अब एक जुमला आएगा और जुमला ये आएगा कि हेलीकॉप्टर इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। सिंस helicopter is moving with constant speed, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, हेलीकॉप्टर इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड, हेलीकॉप्टर इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड। हेलीकॉप्टर आपका कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है और अगर हेलीकॉप्टर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। वेलोसिटी में चेंज नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो लिख लें एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है भाई, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। आप पुट करें यहाँ जीरो एक्सेलरेशन की जगह, F dash माइनस W इज इक्वल टू m into जीरो, तो F dash is equal to anything multiplied by zero will remain zero। अब बताइए माइनस W वहां जाके प्लस W, तो F dash is equal to W। अब मैंने वेट की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी और उसकी वैल्यू बनी बोले कितनी 3920 न्यूटन। तो मैं जुमला क्या बोल रहा था बार बार, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाता है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट उसी वक्त होती है जब उस पे ऊपर नीचे वाली लगने वाली फोर्सेस बैलेंस होती है। तो इसका मतलब जितना हेलीकॉप्टर का वेट होगा उतनी ही अपर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा।
जब एक्सेशन प्रोड्यूस होगा तो अपर डायरेक्शन की फोर्स ज्यादा और वेट कम, लेकिन जब कोई एक्सेशन प्रोड्यूस और उसके बावजूद भी वो फ्लाई कर रहा है तो इसका मतलब जितना उसका वेट है उतनी ही वो फोर्स अप्लाई करेगा। एक क्लास न्यूमेरिकल लिखे इस चैप्टर का, इस चैप्टर की आखिरी क्लास है फाइनली। एक क्लास न्यूमेरिकल लिखे इसका, a machine gun fires, a machine gun fires 10 bullets per second. A machine gun fires 10 bullets per second into a target. A machine gun fires 10 bullets per second into a target. Each bullet weighs 20 gram. Each bullet weighs 20 gram and has a speed of 1500 meter per second. And has a speed of 1500 meter per second. Calculate the force required to hold the gun. 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 Just read it once very carefully. ओके अब यहाँ देखिए जरा, सबसे पहले लिखें नंबर ऑफ बुलेट्स और उसको नाम दें n का। नंबर ऑफ बुलेट्स दी में आपको 10 लिख लें। नंबर ऑफ बुलेट्स आपको दी में 10 और उसको नाम दें n का। यू आर गिवन नंबर ऑफ बुलेट्स और नंबर ऑफ बुलेट्स आपको दी में 10। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? A machine gun fire 10 bullet per सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, नोट करें। पर सेकेंड का मतलब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड। बोल क्या है? मशीन गन है जो फायर कर रही है 10 बुलेट पर सेकेंड। ईच बुलेट हैज अ मास ऑफ व्हाट? 20 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सिंगल बुलेट। इसको मैं नाम दे रहा हूँ m डैश। लेकिन मास ऑफ सिंगल बुलेट, इसको मैंने m डैश का नाम दिया। मास ऑफ सिंगल बुलेट, मास ऑफ सिंगल बुलेट, इसको नाम दिया मैंने m डैश का और वो है 20 ग्राम। हम कभी भी ग्राम में काम नहीं करते, हम किलोग्राम में काम करते हैं। तो इसकी वैल्यू बन गई 0.02 kg। 20 divided by 1000 you will get 0.02 kg। तो सिंगल बुलेट का मास 0.02 kg के बराबर आया। Did you get this? अब जरा यहाँ देखिए भाई, जितनी भी खवातीन और हज़रात यहाँ बैठे हैं, ये मशीन गन है, इसमें 10 सुराख हैं। ओके, जब आप इससे क्या करते हैं फायर, तो 1 सेकंड में कितनी बुलेट निकलती हैं? 10। कितनी निकलती हैं? हमें मास किसका दिया हुआ है? 1 का। मुझे 1 का मास नहीं चाहिए, 10 का मास चाहिए। 10 का मास उस वक्त मिलेगा जब बुलेट्स की तादाद को सिंगल बुलेट के मास से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो लिखे m बराबर होगा n इंटू m डैश। ये m का मतलब है टोटल मास और ये टोटल मास आपको उस वक्त मिलेगा जब आप बुलेट की तादाद से सिंगल बुलेट के मास को कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर 5 बुलेट होती तो 5 से मल्टीप्लाई करते, अगर 10 होंगी तो 10 से। तो मैंने n की जगह पे लिखा 10 और m डैश का मतलब 0.02 मल्टीप्लाई करें 0.2 kg। ये आपको मिल गया इसका टोटल मास। यहाँ पे आपके पास आ गया इसका टोटल मास। अब बताएं भी जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए बेटा, जब आपने फायर नहीं किया था सारी बुलेट किस में थी?
मशीन में ना, मतलब दे आर एट, तो दोनों सबकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। नोट करें, जब तक आपने फायर नहीं किया था ऑल बुलेट्स वर एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। जब फायर किया तो कितनी वेलोसिटी आई? 1500 मीटर पर सेकेंड। दैट मींस इट इज गिवन इट्स फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हमें प्रोवाइड की इन्होंने 1500 मीटर पर सेकेंड। और रिक्वायरमेंट में हमसे क्या मांगी है? फोर्स। रिक्वायरमेंट में मुझसे और आपसे क्या मांगी है? फोर्स। रिक्वायरमेंट में मुझे फोर्स चाहिए। फोर्स निकालने का जिंदगी में एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? F is equals to ma. Force is the product of mass and acceleration. अप्लाई करें तो मैंने लिखा F is equals to ma. Acceleration की जगह acceleration का फॉर्मूला पुट कर दें, Vf minus Vi upon t. फोर्स बराबर होता है ma के, in place of acceleration you are supposed to write its value and that is Vf minus Vi upon t. Vf की जगह पर आ जाएगा हमारे पास, मास की जगह पे है 0.2, Vf की जगह 1500, Vi का मतलब 0, टाइम का मतलब 1। डिनोमिनेटर में ये जो 1 है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 0 की भी कोई इंपॉर्टेंस। 0.2 को हम 1500 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर मुझे मिला 300 न्यूटन। तो 0.2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1500 से, सॉरी, तो आपको आंसर मिला 300 न्यूटन। हेडिंग दी चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स। चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स। हेडिंग दी चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स। और स्कोप ऑफ फिजिक्स में सबसे पहली हेडिंग दी डायमेंशन। स्कोप ऑफ फिजिक्स में सबसे पहली हेडिंग दी डायमेंशन। डायमेंशन, स्कोप ऑफ फिजिक्स में सबसे पहली हेडिंग दी डायमेंशन। डायमेंशन में लिखें, डायमेंशन टेल्स अबाउट दी dimension tells about the nature of a physical quantity. Dimension tells about the nature of a physical quantity. Dimension tells about the nature of a physical quantity, whether it is mass, acceleration, force, etc. Whether it is mass, acceleration, force, etc. Dimension tells about the nature of a physical quantity. Dimension tells about the nature of a physical quantity, whether it is mass, acceleration, force, etc. अब बोलते जाएं और लिखते जाएं। मीटर इज रिप्लेस्ड बाय एल, बोले जल्दी, आवाज नहीं आई मुझे, अभी भी नहीं आई। बाकियों की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही है? मीटर इज रिप्लेस्ड बाय, मीटर इज रिप्लेस्ड बाय, मीटर इज रिप्लेस्ड बाय। मीटर की डायमेंशन क्या होती है? एल। मीटर की डायमेंशन, मीटर की डायमेंशन, जहां जहां मीटर आएगा वहां क्या लगाएंगे? मीटर की डायमेंशन, मीटर की डायमेंशन। मीटर इज रिप्लेस्ड बाय, जहां मीटर आएगा वहां क्या पुट करेंगे? मीटर की डायमेंशन। मीटर इज रिप्लेस्ड बाय, अब लिखिए किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय एम, जल्दी बोलें। किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय, किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय, किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय। वॉइस ने कौन सा व्रत रखा है बेटा? मूल व्रत। बस मैं वही बोलने चाह रहा था, बोले जल्दी। किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय, किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय, मीटर इज रिप्लेस्ड बाय एम, मीटर इज रिप्लेस्ड बाय, किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय, सेकंड इज रिप्लेस्ड बाय टी,
सेकंड इज रिप्लेस्ड बाय जोर लगाएं, सेकंड इज रिप्लेस्ड बाय सेकंड इज रिप्लेस्ड बाय मीटर इज रिप्लेस्ड बाय मीटर इज रिप्लेस्ड बाय किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय सेकंड इज रिप्लेस्ड बाय मीटर इज रिप्लेस्ड बाय किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय सेकंड इज रिप्लेस्ड बाय जहां मीटर होगा वहां क्या लगाएंगे किलोग्राम की जगह सेकंड की जगह किलोग्राम की जगह सेकंड की जगह मीटर की जगह याद हुई डायमेंशंस ये आपके पास तीनों बेसिक यूनिट है लेंथ मास और टाइम मैं कभी भी आपको लेंथ मास टाइम से याद नहीं करवाता मैं यूनिट्स याद करवाता हूँ किससे जहां मीटर होगा पहले क्वांटिटी आएगी उसका यूनिट लिखेंगे पहले क्वांटिटी आएगी उसका यूनिट लिखेंगे पहले क्वांटिटी आएगी ऐसे करें उसका करे करे उसका ऐसे करे सारे उसका यूनिट लिखेंगे पहले कौन आएगी क्वांटिटी उसका यूनिट लिखेंगे जहां पर मीटर होगा वहां पे पुट करेंगे एल अगर केजी होगा एम सब बड़ा बड़ा बनेगा कैपिटल और जहां पे आपके पास टाइम होगा एक सेकंड वहां पर डी इसको नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू कर सकते हैं